नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जस्टिस पाना चंदू जैन साहब। जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जंटू में। सर, हमने आज आपको तो तकलीफ दी है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और जिस तरह के हालात देश में हो रहे हैं उसको लेकर के पहले हम असेंबली में, पार्लियामेंट में इन्हीं में चर्चा सुनते थे। अपनी अपनी एक लक्ष्मण रेखा कहें, एक अपनी सीमाओं का, अपनी लिमिटेशंस का, अपने राइट्स को लेकर के जो चर्चा हुआ करती थी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब लेकिन ये मुझे लगता है कि चर्चा का विषय बन पड़ा है और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आपको महसूस हो रहा है इस बात को कि अभी जो हालात बन रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठने की बात हो या फिर नेताओं के बारे में जिस तरह से व्यूज आते हैं, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जिस तरह से चर्चा आती है, ऐसा हालात को लेकर के सवाल उठना लाजमी मानते हैं? देखिएगा, इस संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उस पर अंकुश भी लगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से यदि देश की अखंडता को खतरा है तो वो रोका जा सकता है। अगर इससे किसी स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना है तो उसे भी रोका जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है तो उसको भी रोका जा सकता है। तो प्रतिबंध लगाए गए हैं और प्रतिबंधों के साथ जो है यह संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। आज इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये आधार तो माने ही नहीं जाते हैं। इसका कोई उल्लंघन ही कर रहा है। अब उल्लंघन करता तो आपके पास क्या उपाय है? आप उस आदमी के खिलाफ जो है लॉ एंड ऑर्डर अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम कब जा सकते हैं जब हमारे मूल अधिकारों का हनन जो है सरकार या सरकार की एजेंसी के द्वारा हो। केवल मात्र जो है एक साधारण व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो उसके खिलाफ केवल मात्र डिफेमेशन हो सकता है। ये हमें जो है अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इस समझ के साथ अगर हम चलेंगे तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम समझ सकते हैं कि भाई किसी को भी गाली निकालने का अधिकार है, गाली निकालने का अधिकार है, लेकिन मुझे भी तो ये अधिकार है ना। अगर मुझे गाली दी है तो उसके संबंध में मुझे जो है फौजदारी मुकदमा या मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार है। तो जो राइट दिया उसके साथ अधिकार दिए, लेकिन मूलभूत अधिकारों में दिया कि भाई ये तो अक्षुण्य है, लेकिन अक्षुण्य को जैसा मैंने निवेदन किया एक सीमित कर दिया गया। तो इस मापदंड को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। आज क्रिटिसिज्म की आपने बात कही, आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर या किसी भी जजमेंट को लेकर हम सरकार की आलोचना करते हैं, मिलिट्री की आलोचना करते हैं। अब ये मिलिट्री की आलोचना कहां तक सीमित है, कहां तक जो है न्याय संगत नहीं होनी चाहिए। उनको अधिकार है, वो उनकी सीमा में काम करते हैं, वो कैसे भी काम करें, उनको पर उंगली उठाना जो है ये उचित नहीं है। जिस रोज पुलिस और मिलिट्री आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मना कर देगी उस रोज क्या होगा? जी, लेकिन मैं तो 2 कदम आगे की बात कर रहा हूं। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट पे के ऑर्डर्स पे सवाल उठने लगे। अब देखिए कि ये एक बहुत ही अप्रिय घटना है। इसको तो जो है किसी न किसी प्रकार से सशक्त ताकत के द्वारा इनको रोका जाना चाहिए कि ये इस प्रकार के कोई लांछन लगाएं तो उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो है ये कहना कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जज मुर्दाबाद और जिंदाबाद, और ये क्या है? ये कोई लोकतंत्र में ये नहीं है कि जो आपका रक्षक है। क्योंकि संविधान में न्यायपालिका को क्या कहा है? गणतंत्र में व्यक्ति की रक्षा करने का दायित्व अगर किसी का है तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही आप इस प्रकार से कहने लगोगे, अब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं खोट हो, लेकिन उस खोट को हम बाजार में तो नहीं ले आ सकते ना। अभी देखिएगा, ये प्रश्न भी आया, 4 न्यायाधीशों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आपत्ति उठाई। तो क्या हुआ? वो उन 4 न्यायाधीशों ने क्या ठीक काम किया? मैं ये निवेदन करता हूं कि चाहे न्यायाधीश जो है न्याय की अदालत को छोड़कर, न्याय के समय में अदालत को छोड़कर गए, तो क्या ये एक प्रकार से स्ट्राइक नहीं है? तो स्ट्राइक किसके पीछे? जी, तो ये मर्यादा जब हम छोड़ देंगे, चाहे कुर्सी पे बैठने वाला आदमी हो, चाहे न्याय की कुर्सी पर होने वाला हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो या कोई भी सैनिक हो या दूसरा, हमारी मर्यादा को हम छोड़ देंगे तो वो उचित नहीं होगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन इस कदम को लेकर के हमारे यहाँ पे बहस हो रही है, उसके 2 बिंदु सामने आते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल उचित नहीं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतने बड़े संस्थान में अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर तो जो एक मजबूत स्तंभ है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वहां ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि रिटायरमेंट के बाद जजेज ये कहते हैं कि ऐसे हालात है, इससे निपटने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे, तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। एक बात ये भी निकल के सामने आती है कि बिल्कुल उन्होंने जो लग रहा था और बिल्कुल अपनी कोशिशों के बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही थी, तो उनको कदम उठाना पड़ा। चलमेश्वर जी ने, न्यायमूर्ति चलमेश्वर ने ये बात कही कि हमारी आत्मा विद्रोह कर रही थी, हम जो चीजें देख रहे हैं, लेकिन उसके वैकल्पिक साधन उपलब्ध थे, उन उपायों को करना चाहिए था। इस संबंध में जो है बार को साथ लेना चाहिए था, सारे साथी जजों को था। फुल कोर्ट की मीटिंग में जो है इस बात को बुलवाने के लिए आप आग्रह करते, खुद जजेज मिला के करते कि भाई देखिए कि इस पर बैठकर अपन चिंतन करें और चिंतन करने के बाद हम बात करें, तब तो ठीक भी है, अदरवाइज ये उचित नहीं होगा। तो स्थितियां ये कैसे कंट्रोल होंगी? क्योंकि बड़ी एक मैं तो कहूंगा ये इसको कि जब अलग अलग रास्तों में हम भटकाव की ओर जाएंगे, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कहेगा, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, सामने वाला जो कह रहा है, एक भरोसा जो टूट रहा है। नहीं, ये भरोसा तो वास्तव में जो है, इसको अगर न्यायपालिका में भरोसा उठ गया तो फिर इस देश का उद्धार कभी भी नहीं हो सकता, देश का कल्याण नहीं हो सकता, न जनमानस के अधिकारों की रक्षा होती है। सरकार का परम दायित्व है हेल्थ की रक्षा करना, सिक्योरिटी की रक्षा करना, जनमाल की रक्षा करना और हमारे जो मूलभूत अधिकारों की उनकी रक्षा करना। आज सरकार इन चारों चीजों में जो है एक तरह से जो है ये असफल रह रही। सारी सरकारें, सक्सेसिव सरकार, मैं पर्टिकुलर इस सरकार के लिए नहीं कहता, सारी सक्सेसिव सरकार जो है, ये क्या हो रहा है? आज हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में कितनी संपत्ति की रक्षा करी उन्होंने, ये जो है नुकसान किया। आज जो है राम रहीम के समय क्या हुआ? क्या हम कुछ एक्शन ले सके? हमारे संविधान में ये कहा है कि नागरिक का कर्तव्य बतलाया है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हिंसा से दूर रहूंगा और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करूंगा और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखूंगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है, एक नागरिक का कर्तव्य है। आज हम फेल हो रहे हैं इसमें और इसको कोई समझ नहीं रहा है। संपत्ति की रक्षा करना जो है ये मेरा भी अधिकार है, मेरा भी कर्तव्य है, तो हम इस कर्तव्य की पालना कहां कर रहे हैं? मैंने एक पत्र में लिखा था, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी बहुत साल पहले भेजा था, कि इस संविधान के इस प्रोविजन को देखो और जो नेता लोग, जो राजनीतिक नेता है या दूसरे लोग हैं, हिंसा से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दो। कि जो भी आदमी, जो राजनेता, राजनीतिक पार्टी में काम करने वाला अगर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचा पाया जाएगा, आगजनी में पाया जाएगा, तो ही विल नॉट बी क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब देखिए कि हिंदुस्तान में नक्शा बदल जाए, लेकिन हम संविधान को लागू ही नहीं करना चाहते। कितनी बढ़िया बात कही है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, मूवमेंट जब चलते हैं, आंदोलन जब चलते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से जब किया जाता है, तो सरकारों के भी कान पे जू नहीं रहती है। जिस दिन पता लगता है कि आज पटरियों पर बैठेंगे लोग जाकर के, वायलेंस हो रहा है, तो पहले कदम क्यों नहीं उठाते? हाँ, उसी दिन से कदम उठाना शुरू करते हैं कि हमें डायलॉग बढ़ाना चाहिए। जब वो बढ़ जाते हैं तब तो उठाते हैं, पहले से आप रोक नहीं सकते क्या? आज इन लोगों को मान लीजिएगा, आज पद्मावत को लेकर जो है सारा का सारा सीन चल रहा है, तो क्या इन लोगों ने जिस तरह से भाषण दिए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल है। तो लॉ एंड ऑर्डर को कर सकते हैं, तो उनको गिरफ्तार करके उनको अंदर क्यों नहीं डाला जाए? अगर हम सख्ती से कदम नहीं उठाएंगे और केवल एक भाषण दे देंगे कि साहब कोई भी आदमी जो है जो चलाना चाहे चलाए, नहीं चलाना चाहे नहीं चलाए, और उनकी जान माल की रक्षा करेंगे, बैठे बैठे कहां पर? अपने चैम्बर में। सड़क पे क्या हो रहा है? सड़क पे तो आप कुछ देख ही नहीं रहे कि कुछ हो रहा है। आप यहां के भी देखिएगा, चीफ मिनिस्टर ने ये जो है होम मिनिस्टर ने ये भाषण दिया कि हम जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया हम उसका सम्मान करेंगे, और उनके मकान के सामने देखो तो किस प्रकार की जो है आज घटनाएं हो रही। इस सारे शहर में क्या घटनाएं हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में आगजनी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है गुजरात में देखिएगा, गुजरात में अब जाके जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि हमें वोट की जो भूख है हमारी बिल्कुल यही विकृत करती जा रही है? सारी इस चीज जो है केवल इस वोट की राजनीति ने इस धर्म को ला दिया है, और धर्म को लाकर इस राजनीति को जो है ऐसा बना दिया है कि जिससे देश का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस आरक्षण को लाके, ये तीन चीजें, आरक्षण है,
ये धर्म है और ये भेदभाव है, इन तीनों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं कर सकते और जब तक देश में जो है नागरिकों के उनके अधिकार का दायित्व निभाने का कर्तव्य जो सरकार का है वह सरकार निभाने में असफल रहेगी। बिल्कुल, इसमें सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी चुनी हुई सरकार होती है, हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को चलाने के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज वोट बैंक की भूख इतनी बढ़ गई है कि आपकी जाति के आधार पर कैंडिडेट तय होते हैं, धर्म के आधार पर कैंडिडेट तय होते हैं, और तो और बात करिए, अभी पिछले कुछ दिन पहले ही बाकायदा कोर्ट का डिसीजन धर्म के आधार पर न्यायाधीश भी चुने जाते हैं कि भाई ठीक है, हमारी इस जाति का नहीं लिया, हमारी इस जाति का नहीं लिया, किस जाति का लेंगे। और वास्तव में आपका कहना ठीक है, मैं 100% सहमत हूं कि वोट की राजनीति ने इस देश के गणतंत्र को बिगाड़ के रख दिया है। जी, लेकिन अब आपको लगता है कि वक्त आ गया कम से कम इस पर विचार करें, नहीं तो ऐसे हालात बनेंगे कि आजादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी शहादत दी थी, आज वो लोग क्या सोचेंगे अगर वो। गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पे जो है हमें आजादी दिलाई, और किन से आजादी दिलाई? अंग्रेजों से आजादी दिलाई। जो सशक्त व्यक्ति थे, जो बंदूक और गोली से जो है हमारा खंडन कर रहे थे, जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन आज हम सब चीजों को भूल गए, हम इस पर आगे हैं, तोड़फोड़ पे आगे हैं, अगजनी पे आगे हैं, हर चीज अगजनी में। मोटर साइकिलें तोड़ना, अरे ये तोड़ना, आम बाजार में मेरी गाड़ी जा रही है, मान लीजिएगा मुझे ये कर लिया तो कोई तोड़ देगा क्या गाड़ी? तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि कानून का कोई डर नहीं है, हमारे रास्ते हमारे पास में, हम बच सकते हैं, हमारे में अगर वोट की ताकत है तो सरकार। सर, आज ये देखिए पद्मावत का क्या किस्सा है, राजपूत वोट का किस्सा है और कुछ भी नहीं है। जहां जहां राजपूत है वहां पर जो है वो कर रहे हैं, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, ये तो हमारा साथ दो। तो साथ देने के उन्होंने तरीके ये निकाल लिए कि भाई ठीक है, हम तो सर्वा का ऑर्डर मानेंगे, लेकिन जो है, लेकिन जो ऑर्डर न मानने की बात कहता है, जो चुनौती देता है कि सरकार ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और देखिएगा एक जो है वो एक जो राजपूत इनका नेता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने ये कहा था सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। किस बात का अध्यादेश लाना चाहिए? इस बात का अध्यादेश जो है ये सरकार ही अपने ऑर्डर से सबको बंद कर दे, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है सरकार बैठ जावे, कानून बना दे। चलिए जैन साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और हम बात करेंगे कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। क्या हम विश्वास खोते जा रहे हैं, हमारा सिस्टम विश्वास खो रहा है, या हम वो गलियां तलाशने शुरू कर दिए हैं कि जिसके रास्ते से अगर हमारे पास में वोट की ताकत है तो सरकारें झुक जाती हैं, जो क्या वास्तव हमारे लोकतंत्र के लिए उचित होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं जस्टिस पानाचंद जी जैन साहब। जैन साहब, हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले डिसीजंस की। हमारा विश्वास गड़बड़ाता जा रहा है या हमारी अपेक्षाएं ज्यादा जागृत हो गई हैं? वजह क्या माने इसको? देखिए, कई बातें हैं इसकी। एक तो ये है कि हमारे जो विश्वास में बहुत कमी आई, आस्था में बहुत कमी आई। आस्था, विश्वास, इसके आधार पर सरकार भी चलती है, घर भी चलता है, संस्थाएं भी चलती हैं, लेकिन आज उसमें हमारा खंडन हो रहा है, उसमें जो है कमी आ रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें, हम सालों से चले जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि शाहबानो प्रकरण जब हुआ था उसके बाद में सरकार ने नियम कायदे ही बदल दिए। उसके बाद कुछ दिन पहले की बात देखिए, आपको कर्नाटक का पानी तमिलनाडु को देना था। उस पर सरकार को बहुत ही सख्त लहजे में एक निर्देश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें ये इम्प्लीमेंट करके आप सूचित करिए। उसके बाद हुआ जल्लीकट्टू के मामले में, ये ठीक हुआ ऑर्डिनेंस लेकर के उसको ह्यूमन ये कोर्ट के ऑर्डर किस कारण से थे? ह्यूमन राइट को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर ये बात थी कि भाई आप प्राणी मात्र के प्रति ऐसी दुष्टता कैसे कर सकते हो, इतने क्रूर कैसे हो सकते हो कि इनको आप कष्ट दो, इनको इस प्रकार के। जब वहां तो हम ये बात करते हैं, या आज मानव का ही जो है खत्म करने जा रहे हैं, उसके सुख चैन को ही छीनते जा रहे हैं। तो हमारी जो है ये तौर तरीका जो है, तब तक शासन करना नहीं जानेगा और भेदभाव रहित, बिना किसी मत के, बिना किसी कुर्सी के लालच के, बिना मत के वोटों के लालच में जब तक शासन नहीं होगा, जब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का नागरिक जो है उसको ये अधिकार होना चाहिए, उसका अधिकार नहीं दिया कि भाई तो पूछे कि भाई मेरा चुनने वाला जो है कितना पढ़ा लिखा आदमी है,
जो मेरे लिए कानून बनाने वाला है, आज वो कानून क्या बनाएगा, वो आज कानून उसके हित में बनाएगा। तो जो कानून बन रहे हैं वो उनके हित में बन रहे हैं, इसलिए जो है ये कानून जब भी न्यायालय में जाते हैं तो उसको जो है वो समाप्त कर दिए जाते हैं, उनको अल्ट्रा वायरस करार दिया जाता है, उनको बेकार करार दिया जाता है, संविधान के खिलाफ करार दिया जाता है। तो ये क्या होगा? जैन साहब, ये बात सही है कि विधायिका पे या जो नेता हैं उन पे सवाल उठते रहे हैं, हमारे कार्यपालिका में मौजूद लोगों पे भी कई बार आरोप लगते रहे हैं, सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन ये जो दौर है, अगर ब्यूरोक्रेसी माफ करिएगा, न्यायपालिका पे अगर ऐसे सवाल उठने का मतलब होता है कि आपका भरोसा टूटना। देखिएगा, क्रिटिसिज्म तो जो है फेयर क्रिटिसिज्म, तो आप अगर जज ने फैसला लिखा है और उसमें कोई कानूनी त्रुटि है तो उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्रिटिसिज्म, आलोचना, समालोचना। लेकिन ये कहना कि भाई ये बेईमान जज है, आपके फेवर में जजमेंट नहीं हुआ और उसको कह दो कि तो बेईमान जज है, बिल्कुल ये संभव नहीं है। विश्वास की जो बात है, या तो हमें ये महसूस होने लगा है कि हम, मेरे समाज की, मेरी जाति का, मेरे धर्म का वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है, तो मैं किसी भी तरह से सरकार को अपने अंदाज से, अपने तरीके से कब्जे में कर सकता हूं या सरकार को घुमा सकता हूं। क्योंकि जो कायदे से ये होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के यहां से अगर कोई डिसीजन हो गया तो उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी उसमें मेन में क्यों निकाले जाते हैं। अगर पद्मावत का भी जो हम जिक्र कर रहे हैं अभी, उसको लेकर के भी अगर सरकारों को ये लग रहा था कि संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, किसी की भावनाओं के साथ उनको आहत पहुंचाने का काम हुआ है, तो फिर इस पर डिसीजन होना चाहिए था पहले से ही। नहीं, देखिएगा, ये एक हमारे यहाँ एक संस्था बना दी, सेंसर बोर्ड पे भरोसा करना चाहिए। सेंसर बोर्ड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है सर्टिफिकेट होने के बाद उसकी प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और यही सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सेंसर बोर्ड जो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने इसको सही पिक्चर मान लिया है, इसलिए हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अदरवाइज तो फिर संस्था का मतलब ही नहीं रहेगा, फिर आप बॉडी का ही मतलब नहीं रहेगा, उस बॉडी को भी रोजाना चुनौती देते जाएगा तो कौन काम करेगा। तो यहाँ पे जो सरकारों का जो रवैया रहा वो कहीं कटघरे में ज्यादा खड़ा होता है, बजाय विरोध करने वालों के पहले दिन से ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं उठाए? ये बिल्कुल है, ये आप कहते हो जो इस समय 100% सही मानता हूं और इससे सहमत हूं कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी त्रुटि ये है, जब घटना होती है उसको रोकने का काम नहीं करते हैं, जब घटना हो जाती है जब उसके बाद ढूंढते हैं और इसमें क्या हो, फिर एक जो है वो इंक्वायरी बना देते हैं जो 5 साल तक इंक्वायरी चलती है और उसके बाद वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हमारी प्रक्रिया बहुत गलत है, क्योंकि ठप्पा लगा के आपने खुली छूट दी, उनके जो विरोध है आपने उसको सपोर्ट कर रहे हो इस तरह से, तो केवल कानून व्यवस्था बिगड़ने के नाम पे आप पे अगर रोक लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी एक चुनी सरकारों के लिए बड़ी अजीब स्थिति होगी। तो नहीं, सही बात है ये, जब इस प्रकार से हम करेंगे तो देखिए कानून का मतलब क्या होता है, कानून तो एक जो है एक जगह भ्रम है, न्यायपालिका क्या है, जज क्या होता है, जज जो है, जज को जो है अंग्रेजी में कहा गया है जज इज द स्लेव ऑफ द लॉ, कानून का दास है। कहा यह जाता है कि चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका, ना किसी से बाइस्ड होने की आवश्यकता है, ना किसी से इंप्रेस्ड होने की आवश्यकता है, ना किसी का प्रभाव में आप इतने आए हैं, ना किसी के प्रति दुर्भावना रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सिस्टम में ये वायरस घुस गया हो? देखिए, हम हमारे संविधान को भूल गए। संविधान की उद्देशिका में, प्रेमबल में क्या लिखा है कि हम इस देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे बिना किसी भेदभाव के, बिना, और धर्मनिरपेक्ष हमारी सरकार है, न भेदभाव करेंगे, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, और न जो है लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और सबको जो है समानता का अधिकार दिया। क्वालिटी कंटेंट को छोड़ करके हम केवल इस बात पे ध्यान देंगे कि इस कास्ट के व्यक्ति को यहाँ नियुक्त करने की वजह से हमें ये बेनिफिट होगा, इस कास्ट का हित रखने के लिए हमें ये बेनिफिट होगा, इस धर्म का ख्याल रखने पे हमें ये बेनिफिट होगा, फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आज आदमी की तो दुर्दशा इसीलिए हो रही है कि सब कुछ चल रहा है। हमारे आरक्षण को ले लो, आरक्षण में वास्तव में जो है सारी बातें इस आरक्षण के ऊपर आ जाके इर्द गिर्द करके यहाँ घूम कर आ जाती हैं, धर्म के ऊपर आ जाती है। जब हमारा देश धर्म की बात ही नहीं मानता है तो आज देखिएगा, आज मुस्लिम समाज ये कहता है कि हमारे धर्म में तो 3 तलाक है, हम तो नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते और संविधान की बात को भी। जो आदमी, इस देश का नागरिक,
जब इस प्रकार की बात कहता है और हम उसको रोक नहीं पाते हैं और उसके हितों की बात करते हैं, उसके हितों की बात जो है इलेक्शन में करते हैं, उसके हितों की बात दूसरी तरह से करते हैं, तो हम कहां जाएंगे? आम आदमी तो जो आज पिसता चला जा रहा है। यहाँ एक छोटा सा सवाल यह है कि न्याय की देरी और महंगा दो चीजें हैं, और पेंडेंसी कितनी है। आपके लंबे समय तक पीढ़ियां गुजर जाती है, कई फैसले हम ऐसे देखते हैं। सरकारों की कितनी प्राथमिकता में है न्याय? देखिएगा, हमारे संविधान में एक बात कही है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, गरिमा के साथ जीने का दिया, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया गरिमा के साथ आप जियोगे तो आप एजुकेशन के बिना क्या जी सकते हो क्या? इसलिए एजुकेशन देने का दायित्व भी सरकार का रखा है। इसलिए मेरे सरकार का दायित्व पे सवाल यूं कर रहा हूं, आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्टों की संख्या, जुडिशरी में मैं उसी बात पे आ रहा हूं, तो सरकार उसी बात पे कहना सस्ता सुलभ और न्याय, ये हमारे जीने के अधिकार के साथ इसको जोड़ा सरकार ने। इसके कोर्ट ने इसको जोड़ा कि न्याय कैसा होगा? सस्ता, सुलभ और त्वरित होगा। तीनों ही बातें आज नहीं है, और इस बात नहीं होने का जो किया जाता है न्यायपालिका पे किया जाता है। न्यायपालिका में अंबाड़ लगा हुआ है, न्यायपालिका नहीं करती, और न्यायपालिका कहती क्या है? सरकार जो है जजों की नियुक्ति नहीं करती है। सरकार ने जो है आज हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, सरकार ने हमें इतने कॉम्पिटेंट नहीं दिए, सरकार की बात जो है, तो सरकार आज जो है, आज सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत है, सरकार की आर्थिक स्थिति में कोई कमजोर नहीं है। इसलिए सरकार आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर संविधान को देखा जाए तो एजुकेशन जो है, इवन जो है इंजीनियरिंग की और डॉक्टर की एजुकेशन देने का भी दायित्व जो है सरकार का है, मुफ्त में सरकार। बिल्कुल, बहुत सारी जिन कंट्रीज को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं वहां पर यही है, वहां पर एजुकेशन ध्यान इसे पे दिया जाए, आपके हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है वहां पे। लेकिन चलिए खैर, यहाँ मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं, समय कम है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जस्टिस चेलमेश्वर जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, क्या उसके बाद में कुछ एक ऐसा लगता है आपको कि वास्तव में कहीं अगर कोई खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है? एक नई बहस को उन्होंने जन्म दिया। मुल्क के आजाद होने के बाद ऐसी घटना पहली बार देखी गई है, तो इससे कुछ सुधार होगा कि हमारी ये बात सही है, बहुत समय से ये बात चल रही है, जजेस में भी है, बार में भी है और जनता में भी है कि ये हमारी जो प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट की जो सिलेक्शन की प्रणाली है, तो उस प्रणाली में जो है कोई न कोई, जैसे हम कहते हैं कि भाई एक 5 जजों का एक उन्होंने संस्था बना दी और उसका कॉलेजियम नाम दे दिया। उस कॉलेजियम को जो है अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि इतने सारे जजेस, ओरिजिनल तो जज बहुत कम थे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई सारे जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस मिलकर जो है ये कॉलेजियम बने, ये जो है इसका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का चुनाव करेंगे। लेकिन चूंकि इतना बड़ा देश हो गया था तो उन्होंने कहा कि भाई 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको बना के कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इस व्यवस्था को लेकर जो है गवर्नमेंट के इनके बीच में जो है एमओपी की जो बात चल रही है, उसमें ये दुराग्रह पैदा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट उसमें क्लियर है कि आप बनाओगे आप, लेकिन उसको हम देखेंगे और उसको हम अप्रूव करेंगे कि भाई ये हमारी जो न्याय सत्ता की जो निर्भीकता है उसको तो खंडित करने वाला नहीं है। इस आधार पर उसको एग्जामिन करेंगे, और न्याय प्रणाली में जो है कार्य प्रणाली का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव किया गया, और एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि हमारा इसमें दखल हो, दखल करने की वजह से। तो ये बात तो ठीक है कि आज उस हमारी जो कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ा सा जो है सुधार होने की आवश्यकता है, इसको एनलार्ज करना चाहिए, और ये जो कंसल्टेशन है इस कंसल्टेशन के दायरे को भी बढ़ाना चाहिए, औरों को भी उसमें बाहर के लोगों को भी, बाहर के मीन्स जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वहां से रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। जहां का जज अपॉइंट होने वाला है उसके संबंध में उससे ज्यादा जानकारी होगी कि कॉलेजियम को जी। तो ये बातें सुधार की तो आवश्यकता है। इसलिए अभी भी जो है चर्चा चल रही है, अब जो अभी चीफ जस्टिस और जजेस के बीच में जो चर्चा चल रही है ये इसी बात को लेकर है कि आप बतलाओ भाई, हमें तरीका बतलाओ, किस तरीके में कैसे सुधार करें। तो सुधार की आवश्यकता है, सुधार की तो हर जगह आवश्यकता है, इसलिए ये सुधार तो आएगा। बिल्कुल। और इस सुधार को लेकर जो अभिव्यक्ति की जो बात कही है ना, जो 4 जजेस ने बात कही है, 4 निष्ठावान जजेस हैं, इनकी कॉम्पिटेंसी में और इनकी निष्ठा में किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर ये बात कहती है तो इसे भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सवाल हमारा यही है, और
जैन साहब को हमारे अतिथि के रूप में आप लोगों से रूबरू कराने का उद्देश्य भी ये था कि देश में जिस तरह के हालात अभी हो रहे हैं, मुझे कार्यपालिका के भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हों, विधायिका पर आरोप लग रहे हों, न्यायपालिका के जजमेंट्स पे अगर सवाल खड़े होते हैं, उन्हें आंखें दिखाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चाओं में ही कई बार सॉल्यूशन भी निकलते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ में चर्चा हो। अभी जैसे जस्टिस साहब ने कहा भी कि जो कुछ होता है ठीक होता है, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि हमें अब इस पे हमारा जो संविधान क्या कहता है उसमें हमें गौर फरमाना होगा, और उसी से अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि वही रास्ता सही रास्ता हो सकता है। सबको अपने ड्यूटीज का ख्याल अधिकारों के साथ साथ रखना होगा, तभी मुझे लगता है कि, और एक विश्वास जो टूटता जा रहा है उसे बनाए रखने की भी इस वक्त आवश्यकता है, जो बहुत जरूरी है लोकतंत्र के स्वस्थ रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जस्टिस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।